हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। आज के लेक्चर में हम मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी का आखिरी पार्ट जो है मोड वो पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मोड क्या होता है और इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए कैसे मोड कैलकुलेट किया जा रहा है। और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस में से मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ऑल्दो वी आर नॉट एबल टू इंक्लूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू गाइस, सो मैंने वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जिनके आने के चांसेस हैं, जो हो सकता है पूछे भी जाएं। और जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसमें। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि मोड क्या होता है। देख लीजिए, मोड जो हमारे पास होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। तो इट इज़ द वैल्यू इन द डेटा सेट दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। हमारे डेटा सेट में जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उससे हम कहते हैं मोड। क्लियर? वैल्यू दैट इज़ रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, वो वैल्यू जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है डेटा सेट में, उसे हम कहते हैं मोड। तो ये मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है इंडिविजुअल सीरीज़ में, चलिए देखते हैं हम। हमारे पास ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, इसमें हमने देखे हैं ऑब्जर्वेशन दैट इज़ रिपीटेड मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा सेट दिया गया है। अगर हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, देख लीजिए इसमें 1 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 जो है वो 1 बार रिपीट हो रहा है, 3 हमारे पास 3 बार रिपीट हो रहा है, 6 हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा है। बाकी सभी नंबर्स जो है वो एक एक बार रिपीट हो रहे हैं, खाली एक बार आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे खाली 3 है जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो सो 3 इज द मोड। 3 इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स, जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है कोई वैल्यू, वही रहता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज में मोड। तो यहाँ हमारा मोड क्या बनता है? 3। वो वैल्यू इंडिविजुअल सीरीज में जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, उससे हम कहते हैं मोड। नेक्स्ट हमारे पास कभी कभी हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज ऐसी भी रह सकती है जिसमें कोई भी वैल्यू जो है रिपीट नहीं होता है। जब कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होता है तो उससे हम ऑल मोड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम मोड देख ही नहीं सकते हैं, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है, तो हर एक जो वैल्यू है वो एक ही बार आ रहा है। इस केस में हम इसे कहते हैं ऑल मोड। यूएस में इसे नो मोड भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ इंडिया में इसे ऑल मोड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इस तरह की सीरीज जहां पे आपके पास दो वैल्यूज जो है वो इक्वली रिपीट हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे 4 को, ये 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर आप इस सीरीज में देखेंगे 3 को, ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं। बाकी सभी वैल्यूज जो है वो एक ही बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 भी 2 बार आ रहा है और 3 जो हमारे पास है ये भी 2 बार आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास दो मोड है, हमारे पास 3 भी मोड है, हमारे पास 4 भी मोड है, क्योंकि ये इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होते हैं। इसलिए इस सीरीज को कहते हैं हम बाई मोडल सीरीज, क्योंकि इसमें मोड कितने हैं? 2 मोड है। अगर 3 होंगे तो ट्राई मोडल सीरीज। जहां कहीं इफ देयर आर मोर देन 2 मोड्स, जहां कहीं भी सीरीज में हमारे पास दो से ज़्यादा मोड मिलते हैं किसी भी डेटा सेट में, इट इज़ कॉल्ड द मल्टी मोडल डेटा। क्लियर? हमने देखा अगर एक मोड होगा तो हमें हमें कोई वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट होता है, तो उसके मैक्सिमम टाइम्स ऑफ रिपीटिशंस है, तो उससे हम कहते हैं मोड। अगर दो वैल्यूज रिपीट होती हैं तो उससे हम कहते हैं बाई मोडल। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होता है तो उससे हम कहते हैं ऑल मोड। और अगर सीरीज में 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है कोई वैल्यूज, एक से 2 से ज़्यादा वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं इक्वली, तो उससे हम कहते हैं मल्टी मोडल डेटा। क्लियर? यहाँ पे आपको समझ आया कि किस तरह से हम मोड कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए। सिंपली आपने देखना है मैक्सिमम बार कौन सा रिपीट हो रहे हैं। लेकिन मैंने आपको इसमें 3 केसेस बताए, ये 3 केसेस आप याद रखिएगा। चलिए, अब जाते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज में, जहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी होता है। इस केस में हम कैसे मोड कैलकुलेट करते हैं? ऑब्जर्वेशन दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमने देखना है, हमारे पास एक तरफ से x दिया गया है और दूसरी तरफ से फ्रीक्वेंसी दी गई है। यहाँ पे हमारे पास एज दी गई हैं स्टूडेंट्स के, और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं इस एज के हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इस एज के। आपने f में देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। जब आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की है, अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 10। तो 10 है आपके पास
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होंगे x में, वो ही आपका मोड बन जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो x वैल्यू है वो है 20, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 20। ये है डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैलकुलेट करने का तरीका। अगर यहाँ भी आपके दो वैल्यूज़ इक्वल होंगे, दो फ्रीक्वेंसीज इक्वल होंगे, तो उस केस में ये भी यहाँ पे बाई मॉडल बन सकता है या ट्राई मॉडल भी बन सकता है, और दो से ज़्यादा को हम क्या कहते हैं, मल्टी मॉडल। तो ये है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड कैलकुलेट करने का तरीका। बड़ा ही आसान तरीका है, आपने खाली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है। जो ही आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख ली, उसके बाद आप डायरेक्टली उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स वैल्यू है उसको देखेंगे, वही आपका मोड होता है डिस्क्रीट सीरीज में। क्लियर? चलिए, ये था इंडिविजुअल सीरीज में कैसे मोड कैलकुलेट करते हैं और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे मोड कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आता है कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे हम मोड कैलकुलेट करेंगे। देखिए, कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास एक रेंज में वैल्यूज़ होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्क्स यहाँ पे 10 to 20 है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80, ये हमारे पास मार्क्स है। और इस तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी वैल्यू। यहाँ पे अगर आपने मोड देखना होगा तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा, यू हैव टू चेक फॉर द एक्सक्लूसिवनेस। यहाँ पे आपका क्लास जो है वो एक्सक्लूसिव क्लास होना चाहिए, यानी कि अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास शुड बी इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। पहले आपके एक्सक्लूसिवनेस को चेक करना है। अगर इंक्लूसिव होगा तो उस केस में पहले आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप उसका मोड देख सकते हैं। लेकिन उतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इट्स कॉमन सेंस, ये अंडरस्टूड है। तो इसलिए आपको डायरेक्टली देखना है कि एक्सक्लूसिव है कि नहीं, और ज़्यादातर आपको हमेशा इसमें एक्सक्लूसिव में ही डेटा दिया गया होगा और डायरेक्टली आपको मोड देखना पड़ेगा। अगर एक्सक्लूसिव ना हो तो आपको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन इतना टाइम नहीं है आपके पास, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है आपके पास, ठीक है। आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसलिए आपके पास डायरेक्टली डेटा दिया गया होगा, लेकिन एक्सक्लूसिवनेस चेक करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिलेक्ट द मैक्सिमम एंड द हाईएस्ट और द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हमें जैसे हम डिस्क्रीट में हाईएस्ट या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, इसी तरह हमने भी यहाँ पे मैक्सिमम या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो जब हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख ली तो उसके बाद नेक्स्ट है, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग क्लास बिकम्स द मॉडल क्लास। देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ये सभी फ्रीक्वेंसीज, और इसमें हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 12, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास है, इस क्लास को हम कहते हैं मॉडल क्लास। तो 40 to 50 बिकम्स द मॉडल क्लास। जब आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लास जो है वो बनता है यहाँ पे मॉडल क्लास। अगर डिस्क्रीट होता तो वो ही डायरेक्टली मोड बन जाता, लेकिन यहाँ पे ये मॉडल क्लास बन जाता है। जब आपने मॉडल क्लास सेलेक्ट किया, इसके बाद आपको ये फॉर्मूला से मोड कैलकुलेट करना है। मोड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। अब आप पूछेंगे सर ये क्या होते हैं ये वैल्यूज़। देख लीजिए, जब आपने मॉडल क्लास सेलेक्ट किया, इसके बाद आपने देखना है L, ये है आपका लोअर लिमिट ऑफ दैट मॉडल क्लास। जो आपने मॉडल क्लास सेलेक्ट किया उसका लोअर लिमिट है हमारे पास ये L। F1 जो हमारे पास है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास हमारे पास क्या थी, 12 है हमारे पास मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F0 जो हमारे पास है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास। जो हमने मॉडल क्लास सेलेक्ट किया यहाँ पे 40 to 50, इसके पहले वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10, उससे हम कहते हैं प्री मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F0 से, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F1 से। और इसके बाद आता है हमारे पास F2, ये होता है पोस्ट मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के नीचे जो वैल्यू आ जाता है उसे हम कहते हैं पोस्ट मॉडल क्लास, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F2 से। अब याद रखिएगा, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F1 से, और प्री मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F0 से, और पोस्ट मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F2 से। ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये जो हमारे पास h रहता है, h रहता है हमारे पास रेंज क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स 40 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 10 है आपके पास h, यहाँ h का वैल्यू यहाँ पे। तो h होता है आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास।
जो कि यहाँ पे एक्सक्लूसिव, पहले हम एक्सक्लूसिवनेस चेक करनी होती है, हमें देखना होगा कि एक्सक्लूसिव क्लास है कि नहीं। तो इसलिए ये एच यानी कि रेंज जो यहाँ पे रहता है इंटरवल, ये आपका हर जगह सेम ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम किस तरह से अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या थी, हमारे पास ही फॉर्मूला एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई H। ये हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो हमारे पास F1 माइनस F0 है डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये वैल्यू को आपने रखना है मॉडुलस में। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है एक ऐसा वैल्यू जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर देता है। यानी कि अगर इसका नेगेटिव भी वैल्यू आ जाए, लेकिन जब आप मॉड खत्म करेंगे तो इसके बाद आप इसका वैल्यू पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो तब भी इसका जो वैल्यू आ जाता है कैलकुलेट करके, अगर वो नेगेटिव भी होगा तो तब भी मॉडुलस के बाहर जब आ जाएगा तो वो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एल का वैल्यू हमारे पास क्या है, 40 to 50 हमारे पास क्लास है, तो 40 हुआ हमारे पास लोअर लिमिट। अच्छा, प्लस 12 है आपके पास F1 माइनस F0, तो विच इज इक्वल टू 10 आपके पास F0 है, डिवाइड बाई 2 F1, 2 इंटू F1 का हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की क्या है F2, माइनस F0 प्री मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है वो है 10, माइनस F2 पोस्ट मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 6, मल्टीप्लाइड बाई H जो हमारे पास इंटरवल है वो कितना है 10। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 माइनस 10 इज 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इज 24 माइनस 10 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 8, तो 2/8 आ जाएगा यहाँ पे। जब हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे ये हमारे पास 40 बन जाता है, प्लस 1/4। जब ये ऑलरेडी हमारे पास प्लस आ जाता है तो ये प्लस ही बाहर आ जाएगा, अगर माइनस आ जाता तब भी ये बाहर प्लस ही आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/4 बनता है मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 2 ज़ार 4 2 5 ज़ार 10, तो 5/2 प्लस 40। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5/2 आपके पास कितना आ जाएगा 2.5, 40 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 42.5। ये है आपके पास मोड कैलकुलेट करने का तरीका कंटिन्यूअस सीरीज में। एक बार क्विक रिवीजन में मैं आपको फिर से इस फॉर्मूला की तरफ लेके जाऊंगा, जहां आप देखेंगे कि इस फॉर्मूला को हम कैसे यूज़ करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है बहुत ही ईजी, z इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास L होता है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, और F1 होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, इसके बाद हमारे पास होता है F2 विच इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास, और ये जो H हमारे पास रहता है ये रहता है हमारे पास इंटरवल कितना है। इसमें आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास मॉडल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, आपके पास मोड आ जाएगा कंटिन्यूअस सीरीज में। अब आपने ध्यान रखना है तीन चीज़ों का, एक ये अगर आपके पास इंक्लूसिव सीरीज होगा तो उसको आपने कन्वर्ट करना है पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में। लेकिन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पिछली बार भी कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर ये मॉडल क्लास ये बनता, फॉर एग्जांपल 12 इसका वैल्यू होता, तो इसका तो प्रीवियस जो प्री मॉडल क्लास है वो यहाँ पे नहीं मिलता है, या अगर ये होता हमारे पास मॉडल क्लास तो इसका हमें पोस्ट मॉडल क्लास नहीं मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे देख लीजिए। इसीलिए इस तरह के मोड को रिप्रेजेंट करने वाले टेक्निक को कहते हैं इल डिफाइंड, ठीक है, इससे हम कहते हैं इल डिफाइंड टेक्निक। हालांकि ये जो हमारे पास मोड कैलकुलेट करने का तरीका है ये हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास जो स्टार्टिंग वाला क्लास है या एंड वाला क्लास है ये दो मॉडल क्लास ना रहते हो, तब जाके हम इस टेक्निक को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ये टेक्निक हम यूज़ नहीं करेंगे, हमारे पास और एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं ग्रुपिंग टेक्निक। उसमें हमारे पास एटलीस्ट 5 to 6 उसमें हमारे पास और कॉलम्स बनाने पड़ते हैं, फिर वैल्यूज़ कैलकुलेट करने पड़ते हैं यूजिंग बार डायग्राम, यूजिंग टैली डायग्राम, और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। उसमें से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इसी तरह पूछा जाएगा कि आपका मॉडल क्लास ना ही पहला क्लास होगा और ना ही लास्ट क्लास होगा। अगर ऐसा होता है तो दिस इज कॉल्ड द इल डिफाइंड, ठीक है, टेक्निक। तो वहाँ पे हम इस तरह यहाँ पे मोड डिफाइन इस टेक्निक से नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार भी कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन हुआ था। तो मैंने उनको उस टाइम भी यही कहा था कि आप अगर हम वो ग्रुपिंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वो बहुत ही लेंथी जाता है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास होता तो हम वो टेक्निक भी ज़रूर कर लेते।
और एक बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर इनडायरेक्ट मेथड आपने नहीं दिखाया मीन कैलकुलेट करने का। देखिए बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया वो लेंथी टेक्निक है और उसमें आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। जब मैं आपको दे रहा हूँ टेक्निक्स जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो सकता है, तो आपको उन टेक्निक्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमने कैलकुलेट किया किस तरह से मीन कैलकुलेट करते हैं फॉर ऑल द 3 सीरीज़, मीडियन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और मोड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तीनों चीज़ें हमने अच्छी तरह से समझी। और इसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कुछ स्टूडेंट्स ने पूछे थे, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा गिवन इज़ 30। हमारे पास डेटा दिया गया है और उसका अर्थमेटिक मीन जो हमारे पास है वो है 30। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ऑल्सो फाइंड द मीडियन। हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है और उसके साथ साथ हमें मीडियन भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, किसी बुक में ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आया था तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास ये डेटा गिवन है, ये हमारे पास डेटा गिवन है। हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हमें देखना है कि इसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है। हमारे पास ये क्लास दिया गया है, ठीक है, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दी गई है। देखिए जब हमारे पास मीन ऑलरेडी दिया गया है, कितना है 30। तो इसके बाद हमारे पास पहले जो मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज़ होगी तो उसमें हमने किस तरह से मीन कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी। हमारे पास फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। ठीक है, दोनों डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए सेम फार्मूला है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इस कंटिन्यूस सीरीज़ में ये x हमें कैलकुलेट करना पड़ता है मिड वैल्यू को कैलकुलेट करके। देख लीजिए यहाँ पे हमें समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए। इसका मतलब है हमें ऑलरेडी f दिया गया है लेकिन x हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमारे पास क्लास दिया गया है, लेकिन ये हम x नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम x किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, जिस तरह से मैंने आपको कहा। तो ये बन जाता है 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5, 10 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 30, 30 डिवाइड बाई 2 15, 50 डिवाइड बाई 2 इज 25, 70 डिवाइड बाई 2 इज 35, 90 डिवाइड बाई 2 इज 45 एंड 110 डिवाइड बाई 2 इज 55। ये आपके पास x के वैल्यूज आए किस तरह से कैलकुलेट करके, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। इसी तरह से हम कंटिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट करते हैं ना x का वैल्यू। चलिए जब हमने ये कैलकुलेट किया, इसके बाद हमने क्या करना है, दूसरा स्टेप एफ एक्स हमने निकालना है, क्योंकि हमने समेशन ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो एफ और एक्स को मल्टीपल करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 10, 4 इंटू 15 इज 60, 25 इंटू 1 इज 25 एंड देन F1, मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू F1 रखा, तो F1 इंटू 35 इज 35 F1, 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 90, 55 इंटू 1 इज 55। ये आपके पास एफ एक्स आ गया। जब आपके पास एफ एक्स आ गया तो इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप समेशन करते हैं एफ एक्स का। जब आपने एफ एक्स का समेशन किया, ये आपके पास आ जाता है 240 प्लस 35। ठीक है, ये हमारे पास आया 240 प्लस 35। ये आपने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फ्रीक्वेंसी का समेशन निकालना है। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे आप। यहाँ पे देख ले, जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन दिया था उसमें थोड़े से वैल्यूज़ में चेंज होंगी। मैंने वैल्यूज़ को इसलिए चेंज किया क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी आपके लिए, तो उसमें कैलकुलेटर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी वैल्यूज़ को चेंज किया ताकि यहाँ पे इजी कैलकुलेशन हो जाए आपके लिए। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 10, लेकिन ये हमारे पास F1 वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, ये F1 वैल्यू हमने इसको रिप्रेजेंट किया F1 से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 प्लस F1। क्लियर, ये है इन वैल्यूज़ का 10 प्लस ये हमारे पास F1 है, तो 10 प्लस F1 बन जाएगा समेशन ऑफ F का वैल्यू। तो हमारे पास समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू भी आया, अब हमारे पास समेशन ऑफ एफ का वैल्यू भी आया। तो अब ईजी है हमारे पास मीन कैलकुलेट करना। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी मीन दिया गया है 30। क्लियर, तो विच इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स विच इज इक्वल टू 240 प्लस 35 F1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ विच इज इक्वल टू 10 प्लस F1। सिंपल। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीपल करके हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 30 इज 300, 30 इंटू F1 इज 30 F1। देख लीजिए ये वैल्यू इस तरह आ जाएगा और ये वैल्यू इस तरह आ जाएगा, ये इस तरफ से नेगेटिव बन जाएगा, तो 300 माइनस 240 इज इक्वल टू 60। अच्छा, ये 30 इस तरह से आ जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, 35 माइनस 30 F1 इज इक्वल टू 5 F1। तो ये 5 यहाँ पे इसमें डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल है, तो विच इज इक्वल टू 60 बाई 5,
तो F1 हमारे पास कितना आया 12। आपने फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट की बड़े ही आसान तरीके से। जो हमारे पास वैल्यूज दिए गए हैं, मीन हमारे पास ऑलरेडी दिया गया था, उसके बाद हमने समेशन ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट किया और समेशन ऑफ एफ कैलकुलेट किया। वही फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया और उससे हमने कैलकुलेट किया मिसिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू। तो F1 का आपके पास 12 आ गया वैल्यू, वही 12 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो F1 के पास अब F1 का वैल्यू कितना आया 12। दूसरा इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, अब आपने मीडियन भी कैलकुलेट करना है। तो मीडियन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी। मीडियन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, विच इज इक्वल टू, पहले हमने क्या करना है, हमें स्मॉल m करना है कैलकुलेट, विच इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये जो n है यहाँ पे, ये है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हमने फ्रीक्वेंसीज को पहले क्युमुलेट करना है, ऐड करना है फ्रीक्वेंसीज का। किस तरह से हम करते हैं कैलकुलेट, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है किस तरह से कम्युलेट करते हैं। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है तो इनको ऐड करते जाना है। पहले 2 है, 2 + 4 = 6, 6 + 1 = 7, 7 + 12। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई F1 ऑलरेडी, तो 7 + 12 = 19, 19 + 2 = 21, 21 + 1 = 22। n का वैल्यू आपके पास कितना आया 22। अब आपके पास स्मॉल m का वैल्यू यानी कि मिडिल वैल्यू ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, वो है हमारे पास 22/2 वैल्यू। 22/2 वैल्यू हमने लेना है, विच इज़ इक्वल टू 11। अब हमने देखना है जो 11 है ये किस क्लास में फॉल करता है। मैंने आपको बताया था कि हमें देखना है कि ये किस वाले क्लास में फॉल करता है। 11 इसमें फॉल नहीं करेगा क्योंकि 11 इससे बढ़कर है, तो 11 इस वाले क्लास में फॉल करेगा। कौन सा क्लास है ये, 30 to 40, इस क्लास में फॉल करेगा आपका 11। क्लियर। चलिए, इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या है मीडियन कैलकुलेट करने का, वो है L1 + I/F मल्टीप्लाइड बाई M - CP। L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास, जो हमने क्लास सेलेक्ट की है यहाँ पे, प्लस इनके बीच इंटरवल कितना है, वो है 10 हमारे पास, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 12 है जो हमने कैलकुलेट की हुई है, मल्टीप्लाइड बाई M का वैल्यू क्या था 11, माइनस जो हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है प्रीवियस क्लास की, वो है हमारे पास 7। ठीक है, तो इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू, तो आप देखेंगे हमारे पास कैलकुलेट करके ये कितना आ जाता है 30 + 10/12 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हमारे पास 4 1 जार 4 3 जार 12, तो ये हमारे पास बन जाएगा 30 + 10/3। आप इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 90 + 10/3, विच इज इक्वल टू 100/3, विच इज इक्वल टू 33.33। तो यहाँ पे आपके पास आ गया मीडियन वैल्यू। इस तरह से हमने मोड भी इसमें कैलकुलेट किया, सॉरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट की, और इसके बाद हमने इसका मीडियन भी कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, ये किसी NCERT बुक में किसी और बुक में उसने देखा था, तो उसने मुझे ये क्वेश्चन भेजा था, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये डेटा दिया गया है। अच्छा, if in the above example, if the mean is increased by 2, what will happen to the individual observations if all are equally affected? हमारे पास ये तो डेटा सीरीज दी गई है, ये सीरीज है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है पहले पार्ट में कि अगर हमारा मीन जो इसका है वो बढ़ जाता है 2 के वैल्यू से, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन टू द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस इफ ऑल आर इक्वली इफेक्टेड। हमें देखना है हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में कितने वैल्यू का इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, कम होगा या ज़्यादा होगा, वो हमने देखना है। देख लीजिए, जब हमारे पास मीन वैल्यू बढ़ जाता है, इसका मतलब है हर एक ऑब्जर्वेशन में वैल्यू बढ़ जाएगा, इक्वल बढ़ जाएगा, तो हमें देखना है इक्वली कितना बढ़ जाएगा। हमारे पास गिवन है, अगर हम देखेंगे ये हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ है, इसको सम करेंगे हम, तो हमारे पास समेशन इसका कितना आ जाएगा 12 + 10 + 8 + 6 + 4 विच इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास 40 आ गया। अब हमने देखना है x बार हमारे पास कितना आ जाएगा, x बार हमारे पास है 40 / 5, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 8 आ जाता है आपके पास मीन। ये आपके पास 8 मीन है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपका मीन जो है वो बढ़ा दिया जाता है 2 के वैल्यू से, तो नेक्स्ट मीन आपका क्या बनता है 10 बन जाता है। क्लियर। अब देख लीजिए, तो न्यू मीन आपका बन जाता है 10। चलिए, हमें उसकी तरफ भी नहीं जाना है। नाउ द मीन इज इंक्रीज बाय 2। अब मीन में ऐड होता है कितना, 2 ऐड होता है, यानी कि इंक्रीज होता है 2 के वैल्यू से। इट मीन्स इट विल बी शेयर्ड अमंग ऑल द ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द
ऑब्जर्वेशंस, हर एक ऑब्जर्वेशन में इक्वली अप्रोच, ये जो 2 हमारा वैल्यू इंक्रीज हुआ, ये हर एक ऑब्जर्वेशन में इक्वली शेयर किया जाएगा। देख लीजिए, इक्वली शेयर किया जाएगा तो इसका मतलब है इसके 5 हिस्से हो जाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इतना इसमें नहीं सोचना है। तो 2 हमारे पास जो बड़ा, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, क्लियर, तो ये आपके पास बच जाएगा 0.4, सिंपल। तो 0.4 जो आपका वैल्यू है वो हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि इक्वली इफेक्टेड। तो इक्वली इफेक्टेड मींस इन ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन 0.4 विल बी एडेड। ये क्वेश्चन इतना सा है, सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। कभी कभी आपके पेपर में इसी तरह से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप उसमें हायर सोचने लगते हैं और तब तक टाइम निकल जाता है और आपको वो क्वेश्चन फाइनली छोड़ना पड़ता है। पहले आप सिंपल से जाएं हायर मेथडोलॉजी तक, ठीक है। पहले आप सिंपल अप्रोच अप्लाई करेंगे, जब सिंपल अप्रोच से नहीं निकलता है तब आप इसमें हायर अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल टेक्निक है इसमें, आपका 2 से मीन बढ़ जाता है तो 2/5 करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हर एक का की हिस्सा कितना बनता है 0.4। 0.4 इक्वली इंक्रीज इन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ये आपका पहला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट इज फर्स्ट 3 आइटम्स आर इंक्रीज बाई 2। हमारे पास जो पहले 3 आइटम्स है उसमें 2 से इंक्रीज होता है, 2 वैल्यू से उसमें इंक्रीज होता है, ठीक है। 2 ऐड होते हैं हर एक वैल्यू में, पहले 3 आइटम्स में। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द लास्ट 2 आइटम्स। हमारे पास टोटल 5 आइटम्स है, तो पहले में ये पहले 4 था, ये 6 था, ये 8 था, ठीक है। तो अब इसमें ऐड किए हमने 2 तो ये बन जाता है 6, ये बन जाता है 8 और ये बन जाता है 10, क्लियर। ये कहता है अगर हमने पहले 3 आइटम्स में 2 ऐड किए हैं, अच्छा, व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ द लास्ट 2 आइटम्स। हमें अब बताना है कि इन 2 आइटम्स, जो हमारे पास बचे हुए 2 आइटम्स हैं, इनमें हमने क्या चेंजेस करने हैं ताकि मीन में कोई फर्क ना आ जाए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। देख लीजिए, मैंने यहाँ भी आपको बताया कि हमारी नई सीरीज क्या बन जाती है। इसमें 2 ऐड हो जाएंगे तो ये 6 बन जाएगा, इसमें ऐड हो जाएंगे 2, ये 8 बन जाएगा, इसमें ऐड हो जाएंगे 2 तो ये 10 बन जाएगा। अब हमने देखना है इन 2 वैल्यूज़ को क्या हो जाएगा ताकि मीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं। सिंस 2 इज इंक्रीज इन ईच ऑफ द 3 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो 3 ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड होता है, द ओवरऑल दैट इज ओवरऑल 6 विल बी इंक्रीज इन फर्स्ट 3 आइटम्स। तो टोटल एडिशन कितना होता है पहले 3 ऑब्जर्वेशन में, वो होता है 3 × 2 विच इज इक्वल टू 6 ऐड होता है टोटल, क्लियर। टू कीप द मीन अनअफेक्टेड दिस 6 शुड बी डिक्रीज्ड बाय नेक्स्ट 2 आइटम्स। तो ये 6 जो अभी तक 3 आइटम्स में ऐड हुआ है, नेक्स्ट 2 आइटम्स में ये 6 कम होना चाहिए, तब जाके हमारा जो मीन है वो सेम रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आ जाएगा। विच मीन्स जब हमारे पास 6 ऑलरेडी 3 आइटम से ऐड हुआ है, लेकिन अब ये 6 हमें कम करना है 2 ही ऑब्जर्वेशन से, इसका मतलब है हर एक ऑब्जर्वेशन में कितना कितना कम हो जाएगा, तो हर एक ऑब्जर्वेशन में कम होगा डिवाइडेड बाई 2, तो 6/2 इज 3, तो हर एक ऑब्जर्वेशन में 3 कम हो जाएगा। जब हम 2 ऑब्जर्वेशन में 3 कम करेंगे, इसका मतलब है 2 ऑब्जर्वेशन में हमने 6 कम किए। सिंपल है ना, इसमें सिंपली सोचना है, पहले सिंपल तरीके से आपने सोचना है किस तरह से ये सॉल्व हो सकता है। विच मीन्स 3 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द लास्ट 2 आइटम्स। लास्ट 2 आइटम्स में 3 सब इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ, तो आपकी नई सीरीज जो बनती है, देख लीजिए न्यू सीरीज आपकी क्या बनती है, x इज इक्वल टू पहले 3 में ऐड हुआ 2 तो ये बन गया 6, 8 एंड 10, लेकिन लास्ट वाले 2 हमारे पास जो आइटम्स हैं इनमें 3 माइनस होगा, 10 - 3 इज 7, 12 - 3 इज 9, ठीक है। तो इसका अगर आप मीन देखेंगे कैलकुलेट करके, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n विच इज इक्वल टू 40/n, इसका प्लस कर लीजिए 40 आ जाता है डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 8। हमारे पास पहले भी मीन 8 था और हमारे पास लास्ट में भी मीन 8 ही रहा, क्लियर। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। पहले हमने देखना है सिंपल टेक्निक से, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पहले आपने सिंपल टेक्निक से देखना है। कभी कभी क्वेश्चन इतना ईजी होता है और एग्जाम में प्रेशर की वजह से हम उसमें हायर अप्रोच अप्लाई करना चाहते हैं, और फाइनली क्या होता है, हमारा टाइम निकल जाता है और फाइनल में फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमें उस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है। और एक बात ये कहना मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे पेड चैनल्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है।
हमने ये प्लेटफॉर्म इसलिए स्टार्ट किया था ताकि वो स्टूडेंट्स जिनका इतना हुब नहीं है, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम फ्री प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने जब मैं पढ़ाता था, मेरे पास बहुत सारे पेड चैनल्स ने, बहुत सारे पेड इंस्टीट्यूट्स ने मुझे अप्रोच किया था इसके लिए, लेकिन मैंने, सुमित सर ने और वहीद सर ने और हमारे साथ जो बाकी टीम है, हमने ये तहैया किया था कि हम जब आप लोगों को पढ़ाएंगे तो हम इस तरह से पढ़ाएंगे ताकि आप पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, आप अपने स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करें, ताकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना आ जाएं आपको। ठीक है, फाइनेंशियल प्रेशर अगर आप पे आ जाता तो आपके लिए और ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाती। अब कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, कोचिंग्स किस तरह से वो स्टार्ट कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन अब हमने ये आपको ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप करना ही चाहते हैं, कहते हैं ना कि जब तक हम पैसा नहीं देते हैं तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। अगर आप करना ही चाहते हैं, नहीं हमें करना ही है पेड में, तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप हॉलीवुड के नोट्स वगैरह हैं, उसके उनके वीडियोस वगैरह हैं, उनको आप लो कॉस्ट में खरीद सकते हैं, वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको पता है जो हॉलीवुड है वो नेशनल लेवल पे अभी आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर आपको लेना ही है आप वहाँ से ले लीजिए। अरे गहरे नथु खैरे चैनल से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से ले सकते हैं। हॉलीवुड आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करता है, वहाँ से आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज़ मिल सकती है। आपने देखे होंगे चाहे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो या बाकी और एग्ज़ाम्स हो, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो, तो वहाँ पे ही प्रेफर करते हैं नेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स। तो आप भी नेशनल लेवल पे ही कंप्लीट करेंगे तो वहाँ से आपकी जो जो आपकी नॉलेज है वो भी बढ़ जाएगी, और आपको ये भी पता चलेगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी तरफ से रिकमेंडेशंस। बाकी हमारी तरफ से जो अप्रोच है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेक्चर्स दे रहे हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। हम अपना टाइम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बहुत सारी हमारे भी मसरूफियातें होते हैं, बहुत बिजी स्केड्यूल हमारा भी है, उस स्केड्यूल से आपके लिए टाइम निकालना, लेक्चर प्रिपेयर करना, रात रात बैठना, लेकिन हमने जो आपको कमिटमेंट दी थी उस कमिटमेंट को हम पूरा निभाएंगे। लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि आपको किस तरह से जाना है। आपको बिल्कुल अपना जो गोल है उस पर फोकस रखना है, बाकी चीज़ों को हर टाइम बीइंग अपने ब्लर करना है। वो लोग जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नहीं हो सकता है, फॉर टाइम बीइंग इन 3 महीनों के लिए उन लोगों को ब्लॉक कर दो। ठीक है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो बाकी इंस्टाग्राम हो। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे अभी आप ज़्यादा एक्टिव ना रहें, और अगर आपको कोई लड़का या कोई दोस्त वगैरह जो आपके अजीज़ व अकारिब है वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, फॉर टाइम बीइंग उनको ब्लॉक कर लीजिएगा। बाद में उनसे मिलते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए आपका गोल जो है, आपका फोकस जो है वो है मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। कोई भी अड़चन आपके सामने नहीं आ जाएगी, देयर वोंट बी एनी हर्डल अनलेस एंड अनटिल यू आर कमिटेड टू योर गोल। जब तक आप कमिटेड है अपने गोल की तरफ, कोई भी नहीं रोक सकता आपको। अगर कोई रोक सकता है आपको इस गोल में को अचीव करने में, तो वो आप ही होंगे। ठीक है, चले इजाज़त दीजिएगा, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी के साथ हमारा ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक था, जिसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स था, तो आसानी से ये टॉपिक भी हमने कंप्लीट किया। ठीक है, राह में उनसे मुलाकात होगी, जिससे डरते थे वही बात होगी। तो जो लोग डरते थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह से, ये भी हमने कंप्लीट किया चलते चलते। ठीक है, और हमने जो पिछले लेक्चर से जो फ्लो बनाया था, वही फ्लो को कंटिन्यू करते हुए हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को भी कंप्लीट किया। तो इसके बाद अगर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पॉसिबल हुए तो मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आ जाऊंगा, और जो एमसीक्यू टेस्ट्स वगैरह होते हैं वो भी हम आपके लिए लेके आ जाएंगे। चलिए, आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत मेहनत कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ा गोल है, ये आपने अभी अचीव करना है। आपसे इजाज़त लेते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।